Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Inamullah Choktai and we are starting the short questions and the problems of chapter number 5. Let's start first of all the short questions of this chapter. Amongst the short questions, the first short question of the chapter number 5 is explain the difference between the tangential velocity and the angular velocity, and if one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the अदर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने दो जो है वो टर्म्स हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, आपने उनको डिफाइन करना है और आपने ये बताना है अगर एक नॉन रेडियस वाले सर्कल के लिए हमें एक वैल्यू दी गई हो, सपोज हमें वी का पता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का पता है, तो दूसरी वैल्यू सपोज हम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी को समझना है। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी में लफ्ज़ टेंजेंट यूज़ किया गया है। हम इस टेंजेंट के वर्ड को इसकी डेफिनेशन में लाजमन एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सेंस में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की जो कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो। जब हम बात करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पशन देंगे कि एक बॉडी है जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस आर था, तो उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर उस बॉडी की जो वेलोसिटी है एट दैट पॉइंट अलोंग द टेंजेंट उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बनती है। अलोंग द टेंजेंट उसकी वेलोसिटी बनती है। टेंजेंट के हवाले से एट एनी पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस वेलोसिटी इज बीइंग सेड टू बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द circle of the radius r, then at any point of the circumference of the circle its velocity is along the tangent, and this velocity that is along the tangent is said to be tangential velocity। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफाइन करने में लफ्ज़ टेंजेंट या टेंजेंशियल वेलोसिटी को लाजमन बोलना चाहिए ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में अगर कोई डिफरेंस है तो वो बेसिकली सर्कुलर मोशन की वजह से है। एंगुलर मोशन में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और इसको ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है और इन दोनों के दरमियान रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इस इमेज में भी हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जो कि एक सर्कल पे ऑफ द नोन वैल्यू ऑफ द रेडियस आर पे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी वी टी दिखाई गई है अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और इन दोनों का रिलेशन वी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर होता है। मीन्स अगर हमें एक वैल्यू दी गई हो टेंजेंशियल वेलोसिटी की, सपोज हमें वी टी की वैल्यू मालूम है तो हम इस रिलेशन से दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज द मीट बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, इसका क्या मतलब है, और सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है व्हाई इट शुड बी फर्निश्ड, ये क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है उस बॉडी के लिए जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल पे मूव करने पे मजबूर कर दे, या ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को एक कर्व पाथ में बदल दे, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स को एफ सी से ज़ाहिर किया जाता है और एफ सी इज इक्वल टू एम वी बाई आर, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो हमें इमेज में भी एक बॉडी दायरे पे मूव करता हुआ दिखाया गया है जिसकी डायरेक्शन जो है वो हमने सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द हैंड ऑफ द पर्सन हमने इसको दिखाना है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, या इसे हम ये कह सकते हैं कि इट बेंड्स द स्ट्रेट पाथ इनटू द कर्व पाथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ सी एंड एफ सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। अब ये पहले टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड वाई इट शुड बी फर्निश्ड बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द बॉडी टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। If the centripetal force is not provided, the body cannot move in the circular path. So body के circular path में move करने के लिए centripetal force का provide करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस।
अगेन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, एंड आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. अगेन different shapes and the different objects to have the different values of the moment of inertia. मैंने यहाँ पे डिस्क दिखाई है जिसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/2 mr² है. दिस इज द वैल्यू फॉर द डिस्क. अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी अहमियत क्या बनती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या अहमियत बनती है, उसमें हम ये जुमला ऐड करेंगे कि जो मैस लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सर्कुलर मोशन में अदा करता है. याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये रोटेशनल एनालॉग है, ये रोटेशनल काउंटर पार्ट है ऑफ द मैस का, ये मैस का रोटेशनल एनालॉग है. जो अहमियत, जो हैसियत मैस की है एफ इज इक्वल टू एम ए में, वही हैसियत, वही मकाम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं और रोटेशनल काउंटर पार्ट हैं. टॉर्क वाली क्वेश्चन एफ इज इक्वल टू एम ए के तो ये हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अगर लेक्चर्स आपके पास हों तो उसको रिवाइज कीजिएगा, उसमें ये बात हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज मीन्ड बाय द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम लोगों ने डिफाइन किया था एंगुलर मोमेंटम के हवाले से. एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड द पी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज मूविंग एंड द पी इज द लीनियर मोमेंटम. इसी तरह एंगुलर मोमेंटम एल को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज आई ओमेगा. और ये हमारे पास है जी एंगुलर मोमेंटम, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय द राइट हैंड रूल. और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप ग्रास्प करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस में आइस स्केटर की एग्जांपल डिस्कस की थी. और इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एक आइस स्केटर सपोज एट द टिप ऑफ हर स्केट जब वो रोटेट करती है, मूव करती है, तो जब वो मूव करते हुए अपने बाजू को विड्रॉ करती है, मतलब क्लोजर टू द बॉडी लाती है एक्सटेंडेड पोजीशन से, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है. तो हम जानते हैं कि जब रेडियस कम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाती है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, मींस के इट स्पिन्स मोर फास्टर. इसी तरह हमने एक और एग्जांपल भी डिस्कस की थी डाइवर वाली. डाइवर डाइव करता है डाइविंग बोर्ड से पानी के अंदर, और बिफोर गोइंग इनटू द वाटर इट कम्स इनटू द क्लोज स्टक पोजीशन. एंड क्लोज स्टक पोजीशन क्या होती है, जिसमें वो अपनी थाइस और अपने बाजू को अपने चेस्ट के साथ लगा लेता है, जिसकी वजह से अगेन उसका रेडियस कम हो जाता है. इस इमेज में भी आपको दो रेडियस दिखाए गए हैं, एक वो जब उसकी बॉडी फुली एक्सटेंडेड है और एक वो जब उसका जो है वो क्लोज स्टक पोजीशन में होता है. तो उसमें उसकी क्लोज स्टक पोजीशन में रेडियस की वैल्यू कम होती है. अगर रेडियस की वैल्यू कम है तो आई की वैल्यू भी कम होगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की आई की वैल्यू कम होगी. तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. लिहाजा जहाँ पे आई की वैल्यू कम होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, वहाँ पे इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाया जाता है. तो एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर ऑब्जेक्ट ना कर रही हो तो बॉडी अपनी रोटेशनल मोशन को सेम रेट के साथ, सेम अंदाज में कंटिन्यू रखना चाहेगा. उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस केस में वो अपनी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी मेंटेन रखता है. इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड द एंगुलर मोमेंटम आल्सो conserves its direction of motion as well. Show that the orbital angular momentum L0 is equal to mvr. अगेन ये हम अपने टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंगुलर मोमेंटम के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, P इज इक्वल टू एम वी होता है. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा. थीटा की वैल्यू अगर 90 रखी जाए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये L इज इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि L नॉट बेसिकली इज इक्वल टू एम वी आर.
क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द सिंपल सिचुएशंस एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगेन अभी हमने बात की है कि इफ़ वी ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन आवर राइट हैंड सच दैट द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स show the direction of the rotation of the body, the thumb indicates the direction of एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों के डायरेक्शंस को फाइंड करने का एक ही तरीका है। और हमने इसमें ये बात भी ऐड करनी है कि डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी की इस अलोंग द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस डायग्राम में आप देखें आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर दिखाई गई है। Why mud flies off the tire of the moving bicycle? In what direction does it fly? Explain. सबसे पहले याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है कि जब किसी टायर के साथ कोई मड लगता है तो वो उस वक्त तक चिपका रहता है जब तक एडहेसिव फोर्सेस उसको मड को उस टायर के साथ जो है वो चिपकाए रखती हैं। तो मतलब ये हुआ कि उस मड का गारे का टायर के साथ लगे रहना बेसिकली एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है जो कि टायर और उस मड के दरमियान में होंगी। यही एडहेसिव फोर्सेस बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं और जब टायर मूव करता है दायरे में तो ये मड जो है वो उस टायर के साथ लगा रहता है, मूव करता रहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दायरे में मूव करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। लिहाजा यहाँ मड को भी टायर के साथ घूमने के लिए सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है और दीज सेंटीमीटर फोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड by the adhesive forces between the mud and the tire. So होता क्या है कि जब टायर की स्पीड बढ़ती है तो ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा एडहेसिव फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो गारा जो है वो टायर के साथ चिपका रहे। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस तो उतनी ही होंगी जितनी कि शुरू में थी, वो तो नहीं बढ़ाई जा सकती। लिहाजा जो एक्स्ट्रा एडिशनल हमें चाहिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए इन द केस ऑफ द मोर एडहेसिव फोर्सेस विच आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मड, सो दैट्स व्हाई द मड फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a disc and the hoop start moving down from the top of the inclined plane at the same rate at the same time. Which one will be moving faster on reaching the bottom of the inclined plane? तो आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी के मूव करने के लिए सपोज अगर वो रोटेट करता हुआ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा तो उसमें किसी भी बॉडी के जल्दी पहुंचने के लिए फास्टली मूव करने के लिए किस चीज़ का हाथ होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट स्लो होगी, वो पीछे रह जाएगा, और जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो आगे चला जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमें बात की गई है डिस्क और हुप के हवाले से, और हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों में से किसका कितना बनता है। हुप के हवाले से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, और डिस्क के हवाले से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है हाफ एम आर स्क्वेयर। मीन्स के डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लिहाजा डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सो इट वुड रीच फर्स्ट at the bottom of an inclined plane. Why does a diver change his body position before and after diving into the pool? यहाँ पे हमें एक डाइवर दिखाया गया है जो कि डाइविंग बोर्ड पे है, और जंप लगाने से पहले अगर आप देखें तो उस डाइवर की जो बॉडी पोजीशन होती है उसमें उसकी बॉडी फुली एक्सटेंडेड होती है, आर्म्स अपवर्ड एक्सटेंडेड और लिफ्टेड होती हैं। इस तरह जो उसके टांगें होती हैं वो डाउनवर्ड एक्सटेंडेड होती हैं, और पूरी बॉडी के एक्सटेंडेड होने की वजह से उसका जो रेडियस बनता है फ्रॉम मिड पॉइंट टू दी एक्सट्रीम साइड ऑन इधर साइड, जो उसका रेडियस बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो जहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ पे नो डाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ज़्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जहाँ वो क्लोज स्ट्रक पोजीशन में आता है, अगेन ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं इस डायग्राम में कि जब वो क्लोज स्ट्रक पोजीशन में आता है तो वहाँ पे R2 की वैल्यू देखें कम है एज़ कम्पेयर टू R1, तो जहाँ पे R2 की वैल्यू कम होती है वहाँ पे बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने के साथ ओमेगा की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं L1 इज इक्वल टू L2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में L1 L2 के बराबर होता है, लिहाजा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहले केस में जहाँ पे I की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे ओमेगा 1 कम होगा, दूसरे केस में जहाँ पे I2 की वैल्यू कम हो जाती है तो ओमेगा 2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स के उसकी जो स्पिनिंग है अबाउट इट्स ऑन बॉडी वो ज़्यादा हो जाएगा, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से खुद को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फुलफिल कर सके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्या हमने डिस्कस करना है, व्हाट नेक्स्ट, सोचिए, दैट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5. So amongst these problems, the first one is a tiny laser beam is directed from the earth to the moon. If the beam is to have a diameter of 2.5 meter at the moon, how small must the divergence angle be for the beam? The distance of the moon from the earth is given 3.8 times 10⁻³ meter. तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा ये डायग्राम पहले दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमें दिखाया गया है कि ज़मीन से एक लेज़र बीम चांद पे डाली जाती है और चांद पे जो उसका जो डायमीटर बनता है वो 2.5 मीटर का बनता है, जबकि ज़मीन और चांद से दरमियान जो फासला है वो 3.8 टाइम्स 10⁸ मीटर बनता है। आपने एंगल ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स के एंगल बनाना है, तो इसमें इक्वेशन हम बेसिकली S=R⁻θ वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये सोल्यूशन है। इसमें डाटा क्या दिया गया था, इसमें डाटा था हमारे पास आर्क लेंथ S और रेडियस R, और हमने क्या फाइंड करना था, हमने थीटा फाइंड करना था। हमारी इक्वेशन कौन सी लगेगी, S=R⁻θ और θ=S/R। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और हमारे पास थीटा की डाइवर्जेंस ऑफ एंगल की वैल्यू 66 आती है। दिस इज़ द इन टर्म ऑफ रेडियंस, तो 6.66 टाइम्स 10⁻⁹ रेडियंस इसका आंसर होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट में एक्सपोनेंट 10⁻⁹ दिया गया है, तो इसकी वैल्यू 6.66 टाइम्स 10⁻⁹ रेडियंस है। सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें बात की गई है एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्नटेबल एक्सीलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द 45 revolutions per minute in the 1.6 seconds, and what is its average angular acceleration? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है, जो कि आपको पता है α=ω/f−ω/i/t। और इसमें हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हमें डाटा में ω/i की वैल्यू दी गई है कि वो जो ग्रामोफोन टर्नटेबल है वो घूमने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब वो मूव करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है। 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, इसको रेडियंस पर सेकंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे, लिहाजा 45 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 पे डिवाइड करेंगे ताकि पर मिनट से पर सेकंड में कैलकुलेशंस आ जाएं। टाइम हमें 1.6 सेकंड्स दिया गया था, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे α=ω/f−ω/i/t। सो जब इस वैल्यूज पुट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का 2.59 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आता है। प्रॉब्लम नंबर 3 में है, अ बॉडी ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियंस पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम L एंड द टॉर्क टू सस्टेन इट्स मोशन। इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। हमें डाटा क्या दिया गया था, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी गई है और इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम L एंड द टॉर्क। तो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम L का फार्मूला लगाएंगे, L=I⁻। I और ओमेगा दोनों वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, जैसा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आता है 80 जूल सेकेंड्स। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टॉर्क, अगेन हमारे पास फार्मूला है टॉर्क=I⁻, और इसमें I और अल्फ़ा दोनों वैल्यूज दी गई हैं। लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, यहाँ पे उसने डाटा में हमें बताया था कि रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा I × अल्फ़ा कम्स टू बी 0, तो इसका रिजल्ट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 4 में है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ द मास 2.0 टाइम्स 10⁻30। ये ज़रा देखिएगा, ये 1030 नहीं है, 30 इसका एक्सपोनेंट है, 10⁻30 kg एंड द रेडियस इज 7.0 टाइम्स 10⁻5 किलोमीटर। इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस इन 20 डेज, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको जो था स्लाइड में आपको डाटा नज़र आ रहा है, मास ऑफ द अर्थ है 10⁻30, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.0 टाइम्स 10⁻30 kg। रेडियस ऑफ द स्टार दिया गया है 7.0 टाइम्स 10⁻5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
तो 7.0 टाइम्स 10⁸ मीटर आ जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड है 20 डेज़, 20 डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1728000 सेकंड्स इसका आंसर आएगा। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फार्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड के ई इज इक्वल टू दी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशंस करते हैं आई ओमेगा के लिहाज से। तो आप इसमें आई की वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार के लिए है, स्टार को हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या बनती है 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है, जैसा मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा होता है 2π/t। 2π की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, टाइम आपको दिया गया था, उसको अपने सेकंड्स में कन्वर्ट एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना चाहें या एज इट इज़ लिखना चाहें तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख के कैलकुलेट किया है। 1.4 टाइम्स 10⁻42 जॉल सेकंड इसका आंसर आता है। और जब हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसमें आई और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशंस में रिजल्ट आता है 2.5 टाइम्स 10⁻36 जॉल। प्रॉब्लम नंबर 5, 1000 kg car traveling with the speed of 144 km per hour around the curve of the radius 100 meter, find the necessary centripetal force। FC फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं FC इज इक्वल टू m²/r होता है। अब जो डाटा दिया गया था उसमें मैथ था कार का 1000 kg, कार की वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर। अगेन किलोमीटर पर आवर इज नॉट आवर एज अ यूनिट, वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इनटू द मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 पे डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। रेडियस ऑफ द कर्व आपके पास 100 मीटर दिया गया है। सिंपल सी इक्वेशन FC इज इक्वल टू m²/r इसमें पुट करेंगे और सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास 1.6 टाइम्स 10⁻4 न्यूटन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1.0 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point? Again इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें डाटा में दिया गया था रेडियस ऑफ द लूप जो कि 1000 मीटर के बराबर है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। 9.8 डेसिमल मिसिंग है, इसको देख लीजिएगा। और हमने फाइंड करना है एक्सीलरेशन वेलोसिटी। एरोप्लेन की हमारा फार्मूला है AC इज इक्वल टू v²/r। ये इक्वेशन बेसिकली जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की है। इसमें v² और r की वैल्यूज जैसे हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर 99 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक एंड थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।